दोस्तों, गाजीपुर वीरों की वो धरती है जहां से भारत माता ने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है। और वो वीर सपूत हर समय भारत माँ की रक्षा के लिए अपने तन मन धन से अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहे। जैसे ही गाजीपुर का नाम सुनाई देता है तो बहुत सारी यादें आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हम सब भारत माँ के वो सपूत हैं जहाँ से भारत माँ ने अनेकों ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो कि गुलामी से लेकर के आज भारत देश स्वतंत्र होने तक लगातार भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को अर्पण करते हैं। दोस्तों, लेकिन देश के ऊपर न्यौछावर होने वाले वीर सपूतों की धरती से कोई व्यक्ति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर देश यानी बाहर कंट्री में अगर जाकर फंस जाता है तो भारत की सरकार, भारत की एम्बेसी उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आत्मा रोने लगती है, तड़फने लगती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना सुनने के बाद आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर एक व्यक्ति जो कि अपने घर परिवार छोड़ करके जाता है, रोजी रोटी के सिलसिले में जाता है, उस परिवार को इतना दुख झेलना पड़ता है, इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती है। दोस्तों, यह घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो रोजी रोटी के सिलसिले में म्यांमार जाते हैं और वहीं पर जाकर स्पैम का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजीपुर। गाजीपुर के रहने वाले एक प्रदीप कुशवाहा हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाते हैं। जब 2015 से लेकर के 2019 के बीच में बैक टू बैक कोविड काल आता है तो उनका जो धंधा होता है, बिजनेस होता है, वो बंद हो जाता है। उसके बाद प्रदीप कुशवाहा ने जॉब के लिए काफ़ी संघर्ष किया। दोस्तों, अगर प्रदीप की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो प्रदीप जो कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, उन्होंने ऐसी पढ़ाई कर रखी थी जिससे अपनी प्रोफाइल एक दिन उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई और दिमाग में विदेश जाने का निर्णय लिया। उसके बाद गूगल पर लिंक दिन डॉट कॉम पर अपनी एक प्रोफाइल सेव कर देते हैं और एक चमाई, थाईलैंड में एक चमाई नाम की जगह पड़ती है जहाँ पर एक इंडियन केरला के रहने वाले हैं। वहाँ पर उनका खुद का रेस्टोरेंट है। वहाँ पर वो खुद रबड़ की कंपनी में सीईओ की पोस्ट कार्यरत पर हैं और साथ में अपना साइड बिजनेस एक रेस्टोरेंट और होटल चलाते हैं। उसके लिए उनको एक मैनेजर की ज़रूरत थी जो कि इंडियन हो, इंडियन खाने की समझ रखता हो। इतना सुनने के बाद प्रदीप कुशवाहा ने तुरंत अपना वर्क वीज़ा और वर्क परमिट के साथ 8 जून 2024 जनवरी को इंडिया से फ्लाइट के लिए उड़ान भर देते हैं। 9 जून 2024 को जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो लगभग 4.5 महीनों तक प्रदीप कुशवाहा ने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कार्य किया और 14 मई को उनके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इससे अच्छी किसी नौकरी की तलाश की जाए। उसमें अपना रिज्यूम बनाकर जॉब एप्लीकेशन पर डाल दिया। इस बीच 85 नंबर जो कि थाईलैंड, कंबोडिया का एक नंबर होता है, उससे उन्हें एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन के माध्यम से उन्हें बताया जाता है कि माई मार्ट नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट मैनेजर की ज़रूरत है। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि ठीक है। सामने वाला बताता है कि 12 मई को आपका इंटरव्यू होगा ऑडियो कॉल के माध्यम से। अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस होते हैं तो आपको 14 मई को फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रदीप कुशवाहा ने तुरंत उसकी हामी भर दी और 12 मई को लगभग शाम को 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर लगभग 15 से 20 मिनट की इंग्लिश में बात होती है। दोस्तों, इंटरव्यू जब लिया जाता है तो उसके बाद 14 मई को वह व्यक्ति बोलता है कि आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है और 14 मई को हम आपके पास एक पैलेस का स्थान भेजेंगे, वहाँ पर आपको आना है।
फिजिकल रिलेशन देने के लिए। तभी प्रदीप लगभग 200 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर फचजी नाम का एक होटल होता है। तभी उन्होंने दोबारा एचआर को फ़ोन किया कि मैं आपकी दी हुई लोकेशन पर आ गया हूं। तो एचआर ने कहा कि आप वहीं पर खड़े रहिए, आपके पास गाड़ी भेजी जा रही है, आप गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ आ जाए। दोस्तों उसके बाद जब गाड़ी आती है तो उसमें प्रदीप कुशवाहा बैठते हैं। प्रदीप कुशवाहा जब बैठते हैं तो गाड़ी 70 से 80 के बीच में रफ्तार से जाती है। तभी उन्होंने अपना जीपीएस ऑन कर रखा था कि जब जीपीएस के द्वारा वो जूम करके देखते हैं तो गाड़ी एयरपोर्ट की बजाय दूसरे साइड में इनसाइड आइट में जाती है। तो वो उस ड्राइवर से कहते हैं कि स्टॉप द कार, यानी कि गाड़ी को रोको, ये जो आप लोकेशन पे जा रहे हो, आउट लोकेशन पे जा रहे हो, या गाड़ी जो है या लोकेशन एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन वहाँ ड्राइवर कुछ सुनता नहीं है, लगातार तेजी से अपनी गाड़ी को और रफ्तार दे के भगाता रहता है। दोस्तों प्रदीप जब कुछ समझ पाते हैं, फिर उन्होंने गाड़ी को रोकने के लिए जैसे ही कहा तो उनके साथ में एक व्यक्ति बैठा होता है ड्राइवर के साथ में। वो तुरंत पिस्टल निकाल लेता है, क्योंकि उसको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती थी। वह तुरंत रुकने के लिए, चुप होने के लिए कहता है। दोस्तों उसके बाद वह गाड़ी एक समुद्र किनारे जाकर खड़ी होती है। अभी तक उन्होंने उनकी मोबाइल नहीं लिया था। जैसे ही उनको मोबाइल का उन्होंने जीपीएस ऑन किया तो उनको पता लगता है कि अब मैं थाईलैंड से म्यांमार के बॉर्डर पर आ गया। दोस्तों वहां पर वर्दीधारी काफी जवान खड़े होते हैं, पहले से 10-12 लोग। तो उनको नाव में बैठने के लिए कहा जाता है। जब नाव में बैठने के लिए कहा जाता है तो प्रदीप कहते हैं कि यह तो, अगर हम नाव पर बैठ के उस साइड में जाएंगे तो हम लोग म्यांमार में दूसरे बॉर्डर पर चले जाएंगे। लेकिन उनके कनपटी पर पिस्टल रख दी जाती है, और जब कनपटी पर पिस्टल रखी जाती है तो सारी हक्की बक्की गायब हो जाती है। दोस्तों तुरंत प्रदीप उस नाव में बैठते हैं और उनके आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। पट्टी बांधने के बाद उनको म्यांमार नदी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से म्यांमार में एंट्री करा दी जाती है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में भारतीय, यूरोपियन काफ़ी लोग होते हैं जो कि स्पैम का काम करते हैं। उनका काम था लोगों को बहलाना, फुसलाना, उनको ठगी में अपने फंसाना। दोस्तों प्रदीप को भी उसी काम में लगा दिया जाता है। लगभग 17 घंटे तक उनसे काम कराया जाता है। अब प्रदीप करें तो करें क्या, क्योंकि अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में जिस परिवार के लिए वो आए थे, यहाँ पर आने के बाद न तो किसी से वो बात कर सकते हैं, और खाने में प्रदीप बताते हैं कि उनको मेढक और चावल बना करके खिलाया जाता था। क्योंकि इंडियन लोग मेढक तो खाते नहीं, लेकिन मजबूरी जब पेट जलता है तो दोस्तों क्या किया जाए, चावल, नमक, पानी मिला करके प्रदीप भोजन करते थे और उसी तरह से अपना दिन बिताते थे। दोस्तों उसके बाद फिर प्रदीप से भी वही लगातार स्पैम कराया जाता है। प्रदीप से जब पूछा जाता है कि क्या आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तो प्रदीप कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। दोस्तों वहाँ पर इंडियन लोग भी होते हैं। जब वो प्रदीप उनसे बातें करते हैं तो लोग बताते हैं कि हम लोग पहले से ही यहाँ पर फंस चुके हैं। ऐसा करो कि अगर तुम किसी भी प्रकार से इंडियन एम्बेसी में अगर कोई अपना हो तो उससे संपर्क करो। लेकिन दोस्तों प्रदीप को इंडियन एम्बेसी के बारे में कोई अपना नहीं था, तो इस नाते वो भी परेशान थे। वहाँ पर अगर कोई बात करते पकड़ा जाता तो लगभग उसे 3000 रुपये करेंसी जो होती है म्यांमार की, उतना दंड देना पड़ता है। दोस्तों किसी तरीके से वह वहाँ के जो उनके साथ रहने वाले थे, उनके द्वारा फ़ोन करके अपने घर वालों को बताते हैं कि मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, और आप लोग इंडियन एम्बेसी में मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा राशन कार्ड का जो पता है, इंडियन एम्बेसी में जाके कंप्लेन करके बता दीजिए कि मेरा लड़का जो है वहाँ पर बहुत बुरे फंस गया है। दोस्तों उसके बाद 15 मई से लगभग 2 जुलाई तक, यानी कि लगभग 1.5 महीने तक प्रदीप कुशवाहा वहाँ पर स्पैम का शिकार होते हैं।
एक दिन ऐसा आता है कि वो जितने उनके साथ में रहने वाले लोग होते हैं उनको बात करते हैं कि क्यों ना हम सब मिल करके इंडियन एम्बेसी में अपनी शिकायत दर्ज करें। दोस्तों लगभग 42 लोग जब होते हैं तो 42 लोगों में से सिर्फ 26 से 27 लोग ऐसे होते हैं जो इनका साथ देते हैं, अपना पासपोर्ट देते हैं, अपना डॉक्यूमेंट देते हैं। तो प्रदीप इंडियन एम्बेसी में वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं कि सर हम लोग इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी कोई भी कार्य नहीं करता, कोई भी एक्शन नहीं लेता, लगातार दिन गुजरता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वहाँ का एक व्यक्ति होता है वो बताता है कि आप ऐसा करें कि एक वीडियो बना करके इंडियन एम्बेसी में आप भेजें तो कोई ना कोई आपका हल निकल सकता है। लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य था, लेकिन अपनी जान पर खेल करके प्रदीप कुशवाहा ने एक 10-10 सेकंड की लगभग वीडियो बनाई और उसे इंडियन एम्बेसी में भेज दिया। दोस्तों जैसे ही यह वीडियो एम्बेसी में जाता है तो ना जाने कैसे उस स्टाफ को पता लग जाती है कि यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी। तभी प्रदीप को टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, क्योंकि वहाँ पर 10 से 12 लोग होते हैं। किसी के हाथ में हंटर होता है, किसी के हाथ में जो करंट की स्टिक होती है, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में बेल्ट होता है। लगातार प्रदीप को मारते रहते हैं। तभी उनके सर पर एक डंडा लग जाता है जिससे उनका सर फट जाता है। दोस्तों जब उनका सर फट जाता है तो उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और लगभग 2 से 3 दिनों तक बेहोश रहते हैं। तभी साफ सफाई करने वाला जो आता है व्यक्ति, जैसे इनको कुछ आहट होती है कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उससे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो बताता है कि आप इस थाईलैंड में छोड़ के म्यांमार में फंसे हुए हैं। तो प्रदीप कहते हैं कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। तो व्यक्ति इनको पानी पिलाता है और इतना इनको मारा जाता है कि इनका हाथ पांव काम करना बंद कर देता है। दोस्तों वह व्यक्ति अपने जान पर खेल करके इनको एक सेब काट करके और पानी पिला करके चला जाता है। किसी तरीके से वह सेब को खाते हैं और पानी पी लेते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर से इनको पूछा जाता है कि तुम जो वीडियो भेजे थे वह किसको भेजे थे। तब उनका एक मित्र बताता है कि तुम किसी भी कीमत पर वे मुख मत खोलना अपना। अगर तुमने जरा सा भी ये बता दिया कि मैं इंडियन एम्बेसी में अपना ये भेजा हूँ वीडियो, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तुम ये कहना कि मैं अपने घर पर भेजा था ताकि मेरे घर वाले जान सके कि मैं अच्छे से राजी खुशी पूर्वक यहाँ पे रह रहा हूँ। दोस्तों प्रदीप अपनी बात पर लगातार अटल रहते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि नहीं यह लड़का सत्य बोल रहा है। फिर से उनको लिया जाता है, काम के लिए रखा जाता है। दोस्तों उसके बाद तभी वहाँ पर एक पाकिस्तानी एजेंट होता है, वह बताता है कि अगर तुम इसके लिए 7 लाख रुपए का जुगाड़ कर दो तो तुम्हें यहाँ से थाईलैंड भेज दिया जाएगा। दोस्तों ये अपने घर पर फ़ोन करते हैं कि किसी भी प्रकार से घर गिरवी रख के, खेत गिरवी रख करके, यानी किसी भी कीमत पर 7 लाख रुपए यहाँ पर भेज दीजिए, तभी हमारे यहाँ से छुट्टी हो सकती है। दोस्तों उसके बाद 7 लाख रुपए परिवार के लोग किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं और किस्तों में जब देने लगते हैं तो फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। 2 से 3 दिन जैसे ही पैसा लेट हो जाता है तो फिर उनको टॉर्चर किया जाता है कि अभी तक पैसा आया नहीं। प्रदीप को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है और उन इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि वह कैसे सहन कर पाते हैं, एक बहुत ही सोचने का गंभीर विषय। दोस्तों इंडियन एम्बेसी से लगातार आस लगाए प्रदीप तो जब कोई आस नहीं देखती तो घर वाले 7 लाख 7.5 लाख रुपए व्यवस्था करके दे देते हैं। उसके बाद उनको फिर से दोबारा जब वहाँ से निकाला जाता है, म्यांमार बॉर्डर पर लाया जाता है जहाँ से उनको नाव के द्वारा ले आया गया था, फिर पर वहाँ पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर उनसे कहा जाता है कि आप लगभग 70,500 यानी 70,000 रुपये आप हमको दो तो फिर हम आपको वहाँ पर भेजेंगे। दोस्तों अब फिर से परेशान वह व्यक्ति अपने घर पर फिर से फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि किसी भी कीमत पर आप हमारा जान बचा लीजिए, 70,000 रुपये यहाँ आप हमको दे दीजिए। दोस्तों फिर से परिवार के लोग 70,000 रुपये की पूरी व्यवस्था करते हैं और वहाँ से भेजते हैं। दोस्तों जैसे ही वहाँ से उनको छुटकारा मिलता है और थाईलैंड के लिए जाते हैं तो थाईलैंड की जो सरकार होती है उनको पकड़ कर जेल में डाल देती है
और उनके ऊपर ये धारा लगा देती है कि आप जो कि बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, इसके लिए आपको सजा दी जानी चाहिए। तभी उनका एक एजेंट होता है, वो बताता है कि अगर आप लोग बचना चाहते हो तो एक उपाय है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब मरता क्या ना करता, प्रदीप कहते हैं कि मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मुझे ये बताओ कि करना क्या है। तब वो व्यक्ति बताता है, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए और मैं यहाँ पर, आप लोग वकील नहीं कर सकते, उसकी मैं व्यवस्था करूँगा। और आप लोगों को एक बयान करना है, कि बयान ये करना है कि आप गलती से बॉर्डर पास पार कर लिए थे, हमें वहाँ पर कोई ले जाया नहीं गया था। अगर आप इस बात को कहेंगे कि हमारा अपहरण कर लिया गया था, तो आपको वकील करना होगा, सबूत पेश करना होगा। इसके लिए आपको सालों लग सकते हैं, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इस नाते आप और परेशान हो जाएगा। फिर घर के यहाँ फ़ोन आता है घर पे, तो घर वाले फिर से 3 लाख रुपए की व्यवस्था कर करके उस व्यक्ति को खाते में भेजा जाता है। तब वहाँ से उनका टिकट कन्फर्म होता है और टिकट करा करके प्रदीप सही सलामत अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों, जब यह घटना सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंचती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जहां पर अनेकों वीर सपूत भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, वहीं पर भारत सरकार, भारत की एम्बेसी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई। अगर ठोस कदम उठाई होती तो किसी व्यक्ति को इतनी यातनाएं, इतना कष्ट नहीं सहना होता। दोस्तों, अभी ना जाने कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके परिवार के पास गरीबी के नाते पैसा नहीं है। वह व्यक्ति वहाँ पर अभी कितने दिनों तक रहेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनका वहीं पर मृत्यु हो जाएगी, वो अपने स्वदेश वापस नहीं आ पाएंगे। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठोस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।